प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास के अंतर्गत अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में इस पूरे कंटेंट को डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ सके। पिछले अध्याय तक हमने ये देखा था कि अगर भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को हम देखते हैं तो 1914 तक, जब तक पहला विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तब तक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया निर्बाध गति से चली आ रही थी। कोई बाधा नहीं, कोई रोक टोक नहीं, शानदार काम चल रहा है और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया हो रही है। गिरमिटिया मजदूर जा रहे हैं, भारतीय उद्यमी व्यवसाय कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। इंग्लैंड ब्रिटेन की बनी हुई रेडीमेड चीजें भारत में बिक रही हैं, भारत का कच्चा माल इंग्लैंड जा रहा है, इंग्लैंड से पूरी दुनिया में निर्यात हो रहा है, बहुत शानदार बिजनेस चल रहा है। और इस भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का यानी 1914 तक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का जो नेता था वो था ब्रिटेन। लेकिन एक घटना घटती है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या सर्बिया में होती है और पहला विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और इसी विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ में ही इंग्लैंड के, ब्रिटेन के बुरे दिन आने शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने पिछले कंटेंट्स में देख ली हैं कि किस तरह से ब्रिटेन युद्ध में कूदता है और उसका नुकसान उसे ही झेलना पड़ता है। युद्ध के बाद में युद्धकालीन परिस्थितियां हम लोगों ने देखी हैं। युद्ध के दौरान ये जो देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इनको ब्रिटेन सहायता मुहैया करा रहा था, तो ब्रिटेन को अपना भी खर्चा चलाना पड़ रहा है और अपने मित्र राष्ट्रों को भी सहयोग देना पड़ रहा है। अब ब्रिटेन के पास जितनी पूंजी थी उसने लगा ली। अब इसके बाद उसको पूंजी की जरूरत जब पड़ी तो उसने अमेरिका से कर्ज लेना शुरू किया। अमेरिकी सरकार से वो कर्ज लेने लगा। आपको पता होगा, अमेरिका एक समय इसी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, इसका उपनिवेश हुआ करता था। आज ये ब्रिटेन उसी के सामने भीख मांग रहा है कि इस युद्ध के लिए मुझे उधार दे दो। अब वो उधार देता है तो नया डॉन बन के उभरता है अमेरिका। युद्ध समाप्त होता है। युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका का पावर बढ़ता है और युद्ध के बाद में अगला चरण शुरू होता है युद्धोत्तर सुधार। जब युद्धोत्तर सुधार की बात आती है तो उस सुधार के दौरान यानी 1918 से 1925 तक, इस दौर में युद्ध समाप्त हो चुका है। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं वापस पटरी पे लाने के लिए प्रयास कर रही हैं, थोड़े थोड़े प्रयास कर रही हैं। युद्ध में होने वाला जो तेज व्यय था, जो बड़ा खर्चा था, उसको काट लिया गया, उसमें कटौती कर ली गई। नए टैक्स लोगों पर लगाए जा रहे हैं। इस तरह से युद्ध के बाद व्यवस्थाएं सुधार रहे हैं। पूर्वी यूरोप में फिर से उत्पादन होने लगा कृषि उत्पादों का, लेकिन उसका नुकसान अब बाहरी दुनिया को दिखाई दे रहा था। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये लोग युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन यहां पर गेहूं की उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया। भारत है, यहां पर भी कृषि उत्पादों का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन इसके अब खरीदार नहीं मिल रहे थे। ये चीजें अपन ने देखी थी। अब उसका असर अपने को जो हुआ वो इस कंटेंट में अपन देखेंगे। इसके बाद आया अमेरिका का आर्थिक समृद्धि का काल, यानी 1925 से 1929 का समय। विशेषकर इसको अपन बोलते हैं रोरिंग 20s, 1920 का वह दशक जिसमें अमेरिका की समृद्धि का वातावरण दिखाई देता है। अमेरिका में समृद्धि का कारण क्या था? वहां का मास प्रोडक्शन, वृहद उत्पादन, जो कि असेंबली लाइन पद्धति से किया जाता था। हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन पद्धति के माध्यम से टी मॉडल कार का वृहद उत्पादन शुरू किया। हेनरी फोर्ड की नकल मारी पहले अमेरिका के लोकल निर्माताओं ने और उन्होंने भी विभिन्न वस्तुओं का निर्माण उसी प्रक्रिया से करने लगे और अमेरिका की नकल मार ली फिर यूरोप ने, और यूरोप के विभिन्न देश भी इस प्रक्रिया में लग गए। और जर्मनी में अपन ने देखा है कि इस प्रक्रिया को अपनाया था हिटलर ने और वॉल्क्स वैगन जैसी कार उसने बना करके दी थी उसी समय पर। तो ये सारी चीजें अपन ने बहुत अच्छे से देखी और समझी। लेकिन अब होता क्या है कि अमेरिका के दाढ़ में लग गया है खून। मतलब अमेरिका को दिख रहा है केवल पैसा, पैसा, पैसा और केवल पैसा। वहां पर फैक्ट्रियों से लगातार उत्पादन हो रहा है, लगातार उत्पादन हो रहा है। अब उत्पादन होगा तो एक समय तक लोग खरीदेंगे। अब जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे उन्होंने तो अपनी तनख्वाहों से बचत कर ली। हेनरी फोर्ड जैसे कार निर्माताओं की फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को ज्यादा तनख्वाह मिल रही थी, बाकी लोग तो उतना नहीं दे पा रहे थे ना। तो ऐसे वर्कर्स जिनकी परचेजिंग पावर कम थी, जिनके पास में कुछ चीजों को खरीदने का पैसा नहीं था, या आम जनता, सामान्य नागरिक जिनके पास पैसा उतना नहीं था कि वो महंगी चीजें खरीद सकें, तो उनको बैंक से फाइनेंस कराने लगे, उनको लोन देने की व्यवस्था की गई और इस तरह से हायर परचेज के माध्यम से आम जनता ने
खरीदने का काम शुरू कर लिया। अब भैया आपने मकान बना लिया, मकान में कार ले ली, टीवी, फ्रिज, कूलर सब ले लिया, और ये सारा सामान लिया कैसे है? कर्जे पर लिया है। अब उस कर्जे को पटाने के लिए पैसे बनाने की होड़। वहां के उद्योगपति इस मामले में समझ चुके थे कि हमारे देश की जनता पैसे कमाने के लिए लालायित है, तो उन्होंने पब्लिक को शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया। अब जनता शेयर मार्केट की तरफ भागी और शेयर खरीदने लगी, और जब जनता ने शेयर खरीदना शुरू किया तो कुछ लोगों के पास ऐसी व्यवस्था थी कि वो शेयर खरीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनके लिए बैंक से शेयर खरीदने के लिए फाइनेंस किया जाने लगा कि आप मान लो 100 रुपए का जो शेयर है, 10 रुपए आप अपनी जेब से लगाओ, 90 रुपए आपको बैंक फाइनेंस कर देगा। अब क्या था, लोन बैंक वाले दे रहे हैं, शेयर मार्केट बढ़ रहा है, आम जनता टूट पड़ी शेयरों को खरीदने के लिए और शेयर मार्केट उछल पड़ा। और ये जो शेयर मार्केट था, इसका बुलबुला बड़ा हो गया, यानी शेयर मार्केट का बुलबुला फूल के बड़ा होता जा रहा है। अब इस प्रक्रिया में उत्पादन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लोग शेयरों की तरफ भाग रहे हैं, और धीरे धीरे करके देखते हैं कि बाजार में उत्पाद बढ़ते जा रहे हैं, और जिन लोगों ने एक बार मकान बना लिया, सामान खरीद लिया, वो दोबारा तो वो सारी चीजें खरीदेंगे नहीं, तो धीरे धीरे उन चीजों की मांग अब कम होने लगी। ये अमेरिका के हाल थे। जब अमेरिका के ये हाल थे तो बाकी यूरोप के क्या हाल रहे होंगे? बाकी यूरोप तो अभी भी जूझ रहा था ना युद्ध के बाद की परिस्थितियों से। तो ये सारी चीजें जब सामने आने लगी, तो ये सारा जो आर्थिक समृद्धि का बुलबुला बना हुआ था, ये अचानक हो गया बस्ट, ये गया फूट, यानी बाजार जो है मंदी के दौर से गुजरने लगा। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मंदी कहते किसे हैं, तो चलिए अपन देखते हैं, समझते हैं कि मंदी किसे कहते हैं और ये मंदी कैसे आई, और इस मंदी ने हमारे देश भारत पर क्या प्रभाव डाला। 1929 की वैश्विक आर्थिक महामंदी। चलिए आरंभ करते हैं। कक्षा 10 और इसका भी भाग 10। हम लोग पढ़ रहे हैं महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, जिसमें आज का टॉपिक है महामंदी, और दूसरा टॉपिक है कि इस महामंदी का हमारे देश भारत पर क्या असर पड़ा। तो चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और इसका भाग 10 हम पढ़ रहे हैं। हमेशा की तरह अब हम देखते हैं कि ये जो वैश्विक अंतर संबंध, पहला पार्ट एशिया का भूमंडलीकरण, 19वीं सदी की दुनिया, यूरोप का भूमंडलीकरण, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था यानी अमेरिका के नेतृत्व में हो रहे भूमंडलीकरण की शुरुआत। इसमें भी हम युद्धकालीन रूपांतरण को देख चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या परिस्थितियां बनी, उसके बाद के सुधारों को हम देख चुके हैं, और इतने जबरदस्त सुधार हुए कि अमेरिका में समृद्धि आई, रोरिंग 20s का जमाना आ गया, उसमें अपन ने बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग को समझ चुके हैं। आज हम देखेंगे मंदी और भारत में महामंदी। तो ये जो है मंदी, जैसा कि आप ग्राफ पर देख पा रहे हैं कि आर्थिक समृद्धि का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है और अचानक से जाने के बाद नीचे गिरेगा। ये आर्थिक महामंदी पहले दुनिया में आई, अब चूंकि भारत भी उसी दुनिया का भाग है, तो उस दुनिया का भाग होने के कारण इस भारत पर उस महामंदी का क्या असर पड़ा, इसे हम देखते हैं और समझते हैं। तो यह है महामंदी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यानी कीमतों का नीचे गिर जाना, यानी कि अर्थव्यवस्था का नीचे गिर जाना, धड़ाम हो जाना। इसको अपन शुरू करें उसके पहले मैं फिर से यहां पर ले चलता हूं अर्थव्यवस्था के चरण, जहां पर हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का पहला चरण युद्धोत्तर सुधार, इसको देख चुके हैं। अर्थव्यवस्था का दूसरा चरण, इसको भी हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के तीसरे चरण की, यानी कि आर्थिक महामंदी का काल, यानी कृषि में अति उत्पादन और अमेरिकी कर्ज। और इसके बाद चौथा चरण जो है अपन अगले चैप्टर में देखेंगे इसको। आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1929 से। यह माना जाता है कि इसकी शुरुआत 1929 से हुई थी, और यह संकट जो है अगले 30 सालों तक बना रहा। किसी न किसी रूप में इस महामंदी का असर 30 सालों तक रहा। इस दौरान हुआ क्या कि दुनिया भर में जितने भी देश थे जहां पे उत्पादन हुआ करता था, वहां का उत्पादन, उन देशों के रोजगार, उन देशों के नागरिकों की आय और वहां का व्यापार जो आगे बूम कर रहा था, गिर पड़ा अचानक, उसमें भयानक गिरावट दर्ज की गई। अब प्रश्न आता है कि मंदी किसे कहते हैं। तो जब
अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की जाती है या भयानक गिरावट होती है, तो उसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? मंदी कहते हैं। और जब ये मंदी एक छोटे हिस्से में ना रहकर दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में फैल जाए तो उसे हम कहने लगते हैं महामंदी। अब इस महामंदी का असर सारी दुनिया में, सारे देशों में एक साथ नहीं आया। ऐसा नहीं है कि कोई बम फटा और एक साथ पूरी दुनिया उसके चपेट में आ गई, नहीं। इस महामंदी का असर सारी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर देखा जाता है और हर देश में वहां के औद्योगिक उत्पादन और वहां की जो लोकल अर्थव्यवस्था है उसके हिसाब से उस पर असर भी अलग अलग हुआ। लेकिन अब उस दौर में चूंकि औद्योगिक उत्पादन जो बृहद उत्पादन है उसकी शुरुआत अभी जस्ट हुई ही थी, हेनरी फोर्ड के द्वारा वहां से शुरुआत की गई और वो उतना बूम नहीं मारा था अभी कि उसने पूरी दुनिया में औद्योगिक उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा माहौल बना दिया हो। अभी भी पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य तौर पर कृषि क्षेत्र के लिए निर्भर थी। तो इस मंदी के कारण कृषि क्षेत्रों और खेती में लगे हुए जो खेतीहर मजदूर थे, जो किसान थे, इसका असर सबसे ज्यादा उन पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतीहर उत्पादों की कीमतों में ज्यादा गिरावट दर्ज की गई और यह ज्यादा समय तक इसमें गिरावट बनी रही। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है कि मंदी किसे कहते हैं। जब उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज हो तो इस प्रक्रिया को मंदी कहते हैं। ये चीज आप समझ गए। और इस मंदी का जो असर है वह फैक्ट्रियों द्वारा होने वाले उत्पादन पर नहीं बल्कि खेतों द्वारा होने वाले उत्पादन पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। अब उस पर पड़ा तो उसके कारण किसान और खेतीहर मजदूर और उससे जुड़ा हुआ जो भी समुदाय था, जो भी व्यक्ति था, जो भी व्यवसायी था, उस पर पड़ता दिखाई देता है। अब खेती पर इसका असर क्यों दिखाई पड़ता है, इसके कारण को अपन जानेंगे इसी वीडियो में आगे चलते हुए। औद्योगिक उत्पादन में इसका उतना असर दिखाई इसलिए नहीं देता है क्योंकि औद्योगिक उत्पादन में जो उद्योगपति होते हैं वो अपना मुनाफा बचा कर रख लेते हैं और फैक्ट्रियों में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है भले उसने कर्जे में सामान ले लिया हो लेकिन सबसे पहले वो अपने थोड़े से भविष्य की चिंता करता है, इसलिए कुछ पैसा वो भी दबा कर रख लेता है। तो औद्योगिक उत्पादन मंदी के दौर में उतना प्रभावित नहीं हुआ। प्रभावित तो हुआ लेकिन जिस तादाद में कृषि उत्पादन, कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ, यानी प्राथमिक क्षेत्रक जिस हिसाब से प्रभावित हुआ उतना प्रभाव द्वितीयक क्षेत्रक पर नहीं पड़ा। लेकिन सवाल ये आता है कि इतनी अर्थव्यवस्था जबरदस्त बूम कर रही थी तो ये गिरावट कैसे आई, मतलब ये महामंदी का वातावरण बना कैसे? चलिए देखते हैं और समझते हैं कि मंदी के आखिर कारण क्या थे। इस महामंदी के आने के कई कारण थे, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी। भाई दुनिया के देश आपस में लड़ रहे थे, इनके बीच में आर्थिक लेन देन खत्म हो चुका था। तो अब ऐसी स्थिति में इनका जो भी व्यापार बन पा रहा था, जो भी आयात निर्यात हो रहा था, वो एक तरफा अमेरिका के साथ हो रहा था या मित्र राष्ट्र एक दूसरे के साथ कर रहे थे। जो धुरी राष्ट्र थे, जो मित्र राष्ट्र थे, इनके बीच में लेन देन की स्थितियां कमजोर होने लगी थी। तो डेफिनेटली युद्ध के बाद की जो अर्थव्यवस्था थी वो बड़ी कमजोर पड़ गई। अब एक तो दूबरे और ऊपर से दो अषाढ़, यानी युद्ध तो चल ही रहा था। अब इसके कारण युद्ध के दौरान आप लोगों को पता होगा कि नागरिकों का पेट भरने के लिए और सैनिकों का पेट भरने के लिए शुरुआत में तो लोग ये जान रहे थे कि 4 महीने से ज्यादा ये युद्ध चलेगा नहीं, और युद्ध खिंच गया 4 साल। यानी अब सैनिकों के लिए भी भोजन और रसद की व्यवस्था करनी है, उसके लिए वो उत्पादन करना है। तो उस समय तो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, लैटिन अमेरिकी देशों में जहां देखो वहीं उत्पादन हो रहा है खेती का, यानी खाने की चीजों का। कपास उत्पादन हो रहा है ताकि सैनिकों की वर्दियां कपास से बने कपड़ों से सप्लाई की जा सके। गेहूं का उत्पादन हो रहा है ताकि उनका पेट भरने भेजा सके और दुनिया में नागरिकों के लिए भी भोजन की व्यवस्था हो सके। अब इस वजह से हुआ क्या कि कृषि क्षेत्र में हो गया अति उत्पादन पूरी दुनिया में, और युद्ध समाप्त हुआ तो जो पूर्वी यूरोप, जो पूरी दुनिया में गेहूं का निर्यात करता था, उसने भी अपना उत्पादन सुधार लिया, अपने खेतों की हालत सुधार ली। और अब दुनिया भर में जो उत्पादन हुआ था वह जहां की तहां रह गया। यानी वहां का गेहूं अब निर्यात नहीं हो रहा है यूरोप के लिए, युद्ध क्षेत्र के लिए। युद्ध ही खत्म हो गया, क्या लिए जाएगा वहां, और युद्ध क्षेत्र जहां था वहां पर गेहूं उगने लगा। तो पूरे कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या हो गई।
अब इसके कारण पूरे बाजार में कृषि उत्पादों की भरमार हो गई। गेहूं ही गेहूं, चारों तरफ गेहूं दिखाई देने लगा। और अब ऐसी स्थिति में जब किसी चीज की मांग बाजार में ना हो और उसकी आपूर्ति लगातार कर दी जाए तो क्या होगा भाई? अनाज की कीमतें घट जाएंगी। आप लोग देखते हैं कि जब कई बार आप लोगों ने समाचारों में सुना होगा कि किसानों ने ट्रैक्टर ट्राली जो टमाटरों से भरी हुआ करती थी उसको पलटा दिया करते हैं सही रेट न मिलने के कारण। भैया घाटे में बेचने से अच्छा फेंक आओ उसको। तो ऐसी ही हालात उस समय हो गई थी जब कीमतें गिरी, बाजार में मांग है ही नहीं, मांग है ही नहीं है किसी भी चीज की। अब मांग नहीं है तो आदमी क्या करेगा? बेचने के लिए शुरुआत में ये कोशिश करेगा भैया हमारी लागत जो है वो आप मान लो 8 रुपए है तो 8.25 8.5 तक बिक जाए। लेकिन लोग उसमें भी खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, उनकी परचेजिंग पावर घटने लगी है, तो किसानों की आय घटने लगी। अब आमदनी जब घटने लगी तब किसान और उत्पादन करने लगा। किस लिए? कि भैया चलो ठीक है हमारा अभी नहीं बिक रहा है लेकिन जब माहौल आएगा अच्छा तो हम और बेच लेंगे। उस चक्कर में इन्होंने खेती में और उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जब उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया तो हालात और बिगड़ गए और जब कीमतें और नीचे आ गईं तो वे अपने आय का स्तर मेंटेन नहीं कर सके। तो आप लोगों ने देखा पहला कारण, कृषि क्षेत्र में उत्पादन की अधिकता। खेतों में गेहूं की फसल बहुत ज्यादा मात्रा में उगाई गई और यह बाजार में आ भी गई। जब बाजार में मांग थी नहीं और पूर्ति ज्यादा होने लगी तो किसानों को लगा कि अपन तो उत्पादन जारी रखो, जब मांग आएगी तब अपन उसको मेंटेन कर लेंगे। लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही। अब लंबे समय तक बनी रही तो किसान अपने उत्पादों को भाई लागत से कम कीमत में तो वो बेचेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनकी फसलें घर में रखी की रखी रह गईं, उनको खरीदने वाला कोई बचा नहीं। अब किसानों की कमर टूटने लगी। भारत में इसका क्या असर हुआ था अपन भारत और मंदी के असर को देखते हुए अपन देखेंगे। अब दूसरा कारण इसका क्या था, चलिए उसको देखते हैं और समझते हैं। दूसरे कारण की हम बात करते हैं तो 1920 के दशक के बीच में यानी युद्ध समाप्त हो गया है, अमेरिका की पोजीशन अच्छी आ गई है। 1923 से अमेरिका ने वापस यूरोपीय देशों को कर्जा देना शुरू कर लिया था। ये अपन ने पिछले कंटेंट में देखे हैं। यानी ये जितने भी यूरोपीय देश आपको दिखाई दे रहे हैं इन सारे देशों को अपनी निवेश संबंधी अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर अपने उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए करके जो कर्ज की जरूरत थी वो अमेरिका से थी और अमेरिका उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा था। लेकिन यह स्थिति कब तक थी? जब हालात अच्छे थे तब अमेरिका से कर्ज जुटाना बहुत आसान था। लेकिन जब धीरे धीरे करके देखा कि उत्पादन बढ़ता जा रहा है, बाजार उत्पादों से भरा जा रहा है और खरीदार नहीं है तो संकट के संकेत मिल गए। अब जब ये संकट के संकेत मिले तो जो पैसा अमेरिका जो है यूरोपीय देशों को बांट रहा था अब इसने अपने हाथ समेट लिए। अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। उनको लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, इस संकट का असर तो हमारे ऊपर पड़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया और 1928 के पहले 6 माह में जो अमेरिकी डॉलर जो विदेशों में कर्ज दिया जाता था वह 1 अरब डॉलर के लगभग था और 1929 आते आते उसने अपना कर्जा खींच लिया, कर्ज देना बंद कर दिया और 1 अरब डॉलर से घटकर 25 करोड़ डॉलर पे आ टिका। यानी साल भर के भीतर यह कर्जा घटकर 1/4 रह गया। अब ऐसे में वे देश जो पूरे तरीके से अमेरिका के कर्जे पर निर्भर थे उनके सामने तो बड़ा गहरा संकट खड़ा हो गया। अब इस पूरी प्रक्रिया का सारे देशों पर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा होगा। एक जैसा प्रभाव भले ही ना पड़ा हो और पड़ेगा भी कैसे? हर देश की अपनी व्यवस्था है, अपनी अर्थव्यवस्था है, अपना मैनेजमेंट है, उसके हिसाब से उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब पूरी दुनिया से अमेरिकी पूंजी धीरे धीरे करके लौटने लगी तब यूरोप के कई बैंक धराशायी हो गए। अपन इसको फिर से देखते हैं। ये देखिए, ये रूस, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है रूस। रूस में तो साम्यवाद आ चुका था। रूस में साम्यवाद आ चुका था। इसने अपने आप को अमेरिकी अर्थव्यवस्था से पूरी तरह से अलग कर लिया। बोले हमको तुम्हारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं। तो यहां पर महामंदी का कोई असर ही नहीं था, चूंकि ये दुनिया से अलग था। इसने दुनिया के
अन्य पूंजीवादी देशों से अपना संबंध तोड़ लिया और अपनी अर्थव्यवस्था अलग बना ली, तो ये जो है महामंदी से बचा रह गया था। लेकिन दुनिया के बाकी देशों, खासकर यूरोप की बात करें तो वहां के बैंक जो है वे धराशायी होने लगे, क्योंकि कर्जा दिया था, कर्जा लौट के आ नहीं रहा है। अब जब कर्जा लौट के नहीं आ रहा है तो आपने मुद्रा और साख वाले अध्याय में पढ़ा है कि बैंकों की कमाई का स्रोत क्या होता है। जो लोगों को लोन देते हैं, उस लोन से जो ब्याज मिलता है उसी से बैंकों की आमदनी बढ़ती है। अब लोगों ने कर्जे तो ले लिए लेकिन पैसा वापस नहीं कर रहे हैं उनको, तो वापस नहीं कर रहे तो बैंक हो गए दिवालिया। इस झटके में कई देशों की मुद्राओं की जो कीमत थी, जो वैल्यू थी, वो भी डाउन पड़ गई। और तो और ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन का जो मुद्रा थी वो थी पाउंड। वो पौंड भी गहरे संकट में पड़ गई, उसकी भी हालत खराब हो गई। लैटिन अमेरिकी देशों की अगर अपन बात करते हैं, लैटिन अमेरिकी देश यानी दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र, और अन्य स्थानों पर यानी ऑस्ट्रेलिया, भारत, यहां पर भी खेती वाले और कच्चे मालों की कीमतें लुढ़कने लगी। खेती वाले मतलब अपन बात कर रहे हैं गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा यानी कॉर्न की जो है वो कीमतें लुढ़कने लगी। कच्चा माल कोयला, लोहा, रबर, नील, इनकी कीमतें लुढ़कने लगी। अब इसकी वजह से एक बड़ा परिवर्तन आता है। अमेरिका की जो सरकार है वह हाई अलर्ट पर पहुंच जाती है। अमेरिका की सरकार दुनिया से होने वाले आयात को रोकने के लिए बैरियर लगा देती है। बोलती है भैया अब हमें किसी देश से कोई आयात नहीं करना है, क्योंकि आयात और निर्यात में क्या हो रहा था अभी कि दुनिया के देश अमेरिका को अपनी वस्तुओं का निर्यात करके अपनी अर्थव्यवस्था बचाना चाहते थे, लेकिन अमेरिकी कर्ज पर ही निर्भर ये देश जब डावाडोल होने लगे तो अमेरिका के कान खड़े हो गए और उसने बॉर्डर पर आयातित पदार्थों पर टैक्स लगा दिया, यानी उसने सीमा शुल्क दुगना लगा दिया। अब दुगना सीमा शुल्क की बात आते ही पूरे व्यापार की कमर टूट गई, यानी विश्व का जो व्यापार था वो पूरे तरीके से बैंड हो गया। हालांकि दूसरे देशों ने भी अमेरिका के आयात पर अपना शुल्क लगाया और इसकी वजह से अमेरिका और शेष विश्व के बीच में व्यापारिक संबंध समाप्त हुए। और जब ये व्यापारिक संबंध वहां से भी समाप्त हो गए, दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था, देशों के बीच में आपसी अविश्वास का वातावरण था, तो उनके व्यापारिक संबंध भी टूट गए थे, यानी दुनिया में व्यापार की स्थिति खराब हो गई। अब चूंकि औद्योगिक देशों में सबसे ताकतवर देश कौन सा था? अमेरिका था। तो मंदी का असर किस पे पड़ना था? अमेरिका को ही झेलना था। तो कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिका के जो बैंक थे उन्होंने सबसे पहले अपने लोगों को कर्ज देना बंद कर दिया। जैसा कि मैंने इस कंटेंट के शुरुआत में बताया था आपको कि अमेरिका के लोग जो है शेयर मार्केट से धन ज्यादा कमाने के चक्कर में बैंकों से कर्ज लिए हुए थे और उसी से शेयर मार्केट को चला रहे थे और उससे पैसा कमा रहे थे। अब उनका कर्ज हो गया बंद, और ना केवल कर्ज बंद हुआ बल्कि अमेरिका के इन बैंकों ने जो दिया हुआ कर्ज था उसको वापस लेना भी शुरू कर दिया। अब किसान अपनी उपज बेच नहीं पा रहा है, क्योंकि कृषि उत्पादों से धरती भरी पड़ी है। बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया है। उत्पादन बाजार में इतना हो चुका है कि फैक्ट्रियों पे काम जो है वो धीमा हो गया है, तो श्रमिकों की छटनी हो गई है, यानी बेरोजगारी की स्थिति आ गई और परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गया। अब आमदनी में गिरावट जब आएगी तो और कर्जा को आप नहीं चुका पाओगे तो होगा क्या? उसके चक्कर में जब दुनिया की हालत बिगड़ती गई, कर्ज आपने नहीं चुकाए तो आपने जो सामान खरीदा था, कार खरीदी थी, मकान बनाया था, टीवी, फ्रिज, कूलर खरीदा था, बैंक उनकी कुर्की करेगा, यानी आपके जो रंगीन दिन थे अब वो काले स्याह दिनों में बदलने लगे। यानी 20 के दशक में जो दहाड़ता बीसा था, रोरिंग 20 थी, उस समय जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी वो धूल के गुबार की तरह रातों रात खत्म हो गई। बेरोजगारी बढ़ने लगी और जब बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर जाकर भटकने लगे और अंततः जाकर अमेरिका की बैंकिंग व्यवस्था भी पूरी तरीके से धराशायी हो गई। भाई, बैंकों ने इन्वेस्टमेंट इसलिए किया था ताकि उनको लाभ मिले, लेकिन जब लोग कर्ज नहीं पटा रहे थे तो
तो उसने कर्ज देना बंद कर दिया और जो दिया हुआ कर्ज था उसकी वसूली शुरू कर दी, तो कर्ज भी वसूल नहीं हो पा रहा। जमाकर्ताओं द्वारा जमा पूंजी नहीं लौटा पाने के कारण पहले तो यूरोप के बैंक दिवालिया हुए और अब अमेरिका के बैंकों की भी दिवालिया होने की बारी आ गई। अमेरिका में हजारों बैंकों में ताले पड़ गए। अब इसको अपन डेटा के हिसाब से देखें तो 1933 में कितने बैंक बंद हुए? 4000 बैंक बंद हुए। और 1929 से 1933 के बीच कंपनियां कितनी बंद हुई? कंपनियां जो है वो बंद हुई 1,10,000 के लगभग। यानी बैंक बंद हो गए आपके 4000, कंपनीज ये बंद हो गई 1,10,000। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मंदी की आहट यूरोप में शुरू होती है और उसका असर अमेरिका पहुंचता है, क्योंकि पूरा यूरोप अमेरिकी पैसों पे पल रहा था और उस पैसे का जो फ्लो था, यानी जो पूंजी का प्रवाह चल रहा था, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में पूंजी प्रवाह महत्वपूर्ण है, पूंजी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया, व्यापारिक संबंध टूट गए, यानी व्यापार का प्रवाह अवरुद्ध हो गया, युद्ध में लोग लड़े हुए थे तो श्रमिकों का प्रवाह भी बंद हो गया। जब सारे तरह के प्रवाह बंद हो गए तो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया शिथिल पड़ गई, और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया शिथिल पड़ गई तो इस वजह से हमने देखा कि अमेरिका भी बचा नहीं रह सका और अमेरिका में वहां का जो शेयर मार्केट था वो धड़ाम से बैठ गया। अमेरिकी शेयर मार्केट, वॉल स्ट्रीट के बारे में हमने कक्षा 9 में नाजीवाद और हिटलर का उदय वाले अध्याय में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। यदि आपको याद ना आ रहा हो तो एक बार जाके फिर से ई क्लासेस बाय मनीष सर का वो वीडियो जरूर देख लीजिए, या फिर आप ये आई बटन पर देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। लेकिन अब ये आर्थिक महामंदी जो 1929 से शुरू हुई थी, क्या ये बंद हुई? चलिए अपन देखते हैं और समझते हैं कि इस आर्थिक महामंदी से उबरने के संकेत मिले या नहीं। चलिए, हालांकि 1929 आते आते ज्यादातर औद्योगिक देश जो है वे आर्थिक संकट से उबरने लगे, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे, समाजों के बीच में संबंध थे, जो राजनीतिक संबंध थे, वो इतने कड़वे हो गए थे। अर्थव्यवस्था का जो अनुभव था, कर्ज लेकर घी पीने का जो अनुभव था, उसका लोगों के दिलो दिमाग पर इतना जबरदस्त असर पड़ा कि वो बहुत जल्दी मिटने वाला नहीं था। हमारे भारत में एक दर्शन चलता था, चारवाक दर्शन। महर्षि चारवाक कहते थे, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक जियो सुख से जियो, भले उधार मांगकर घी पियो। अमेरिका में यही हालात थे, और जब उधारी बंद हो गई तो ना घी मिला ना उधारी मिली, सारी स्थिति डामाडोल हो गई। लेकिन हाँ, 1935 आते आते इस अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकारों ने प्रयास करना शुरू किए और दुनिया में इस मंदी से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे। लेकिन अपन चलिए देखते हैं कि इस मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। चलिए जल्दी से आरंभ करते हैं। अब महामंदी का भारत पर असर पड़ा तो क्यों पड़ा? क्योंकि भारत तो ब्रिटेन के गुलाम था, ब्रिटेन पे असर पड़ेगा तो भारत पे पड़ भी करेगा। लेकिन आपको एक बात बता दें, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में होता क्या है कि पूरी दुनिया 1914 तक, विश्व युद्ध जब तक नहीं हुआ था, एक दूसरे से कनेक्ट हो चुकी थी। यानी अगर दुनिया के किसी एक भाग में, जैसे चीन में कोरोना आया था ना, और उसका असर फिर पूरी दुनिया में पड़ा, वैसे ही उस समय यह होने लगा था कि दुनिया के किसी एक भाग में अगर थोड़ी सी भी कोई संकट की कंपन होती है तो उसका असर पूरी दुनिया में होता था, और उसकी वजह से लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्था और समाज प्रभावित हो उठते थे। और इसका ताजा उदाहरण आप लोगों ने कोविड-19 के दौर में बहुत अच्छे से देखा है। अब अपन देखते हैं कि भारत पर कैसा असर हुआ। तो 1914 के पहले तक मैंने आपको कंटेंट्स में पहले बताया हुआ है कि भारत जो है वह ब्रिटेन का गुलाम था, और भारत से ब्रिटेन के लिए कच्चा माल जो है वो जाया करता था। भारत से ब्रिटेन के लिए कृषि वस्तुएं कच्चे माल के रूप में जाती थी, कपास, गेहूं, गन्ना, मसाला, रेशम, ये जाया करता था। और बदले में ब्रिटेन से आता क्या था? बना हुआ तैयार माल। लेकिन अब इस प्रक्रिया में अपन देखते हैं कि ये जो आयात और निर्यात इंग्लैंड के साथ में हो रहा था, ये 1928 में जितना आयात निर्यात होता था, 1934 आते आते ये आयात और निर्यात घटकर आधा हो गया। यानी इंग्लैंड के साथ में होने वाला व्यापार घटकर आधा
हो गया। आयात और निर्यात होना मतलब व्यापार होना। तो इंग्लैंड के साथ, हालांकि इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में भी वही सरकार थी और भारत को भी वही सरकार मैनेज कर रही थी, तो भारत से जाने वाला जो कच्चा माल था और वहां से आने वाला तैयार माल था, यह कहलाता था व्यापार। तो इसका जो आवागमन था वो घटकर आधा रह गया। और जब अपन देखते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं की कीमतें गिरने लगी थी, कैसे गिरने लगी थी? उत्पादन की अधिकता के कारण। तो उसकी वजह से भारत में भी कीमतें नीचे आ गई। कैसे आ गई? 1928 में गेहूं की जो कीमत थी वह 1934 आते आते आधी रह गई। यानी अगर 1928 में 6 रुपए किलो गेहूं बिकता था तो 1934 आते आते उस गेहूं की कीमत 3 रुपए किलो रह गई। अब आप सोचिए कि कितना बुरा असर हुआ होगा। जैसा कि इसी कंटेंट में हम पहले चर्चा कर चुके होंगे, आप लोगों को याद होगा कि महामंदी का असर प्राथमिक क्षेत्रक पर ज्यादा दिखाई देता है, द्वितीयक क्षेत्रक पर उतना प्रभाव उसका दिखाई नहीं देता है। मतलब कृषि क्षेत्रों पर महामंदी का असर ज्यादा दिखाई दिया और औद्योगिक उत्पादन पर कम दिखाई दिया। औद्योगिक उत्पादन के साथ शहरीकरण जुड़ा हुआ है, मतलब शहरों में इसका असर कम हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हुआ। तो महामंदी का असर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग क्यों हुआ, चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं। महामंदी का जो असर था उस पर अलग अलग लोगों पर अलग अलग असर हुआ। प्रश्न बन सकता है कि भारत में महामंदी का असर शहरी लोगों की अपेक्षा ग्रामीण लोगों पर अधिक क्यों हुआ? तो शहरी लोगों को क्या हुआ था कि इनकी निश्चित आय के साधन थे और नियमित थे, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं या कहीं पर भी काम धंधे के लिए जाते थे तो इनको निश्चित आय होती रहती थी और साधन भी नियमित थे। कोविड-19 के दौर में भी आपने देखा होगा कि जो सैलरीड पर्सन थे, नौकरी पेशा लोग थे जिनको नियमित वेतन मिलती थी, उनकी हालत ज्यादा खराब नहीं हुई थी। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग या मजदूर वर्ग के लोग या खेतीहर लोग, उन पर ज्यादा असर हुआ। तो वही चीज अपन आर्थिक महामंदी के दौर में देखते हैं कि जब फसलों के दाम आधे हो गए और सरकार से राहत की मांग करने वाले किसान बोल रहे हैं कि भैया टैक्स कम कर दो, और सरकार टैक्स कम भी नहीं कर रही है। गांधी जी अपने हर आंदोलन में सरकार से मांग करते हैं किसानों के टैक्स माफ किए जाएं, किसानों के टैक्स कम किए जाएं, और सरकार कर नहीं रही थी तो उनकी कमर टूटने लगी, उनकी हालत खराब होने लगी। और सबसे बुरा असर ऐसे किसानों पर पड़ा, ऐसे काश्तकारों पर पड़ा जो अपनी उपज उगाते तो भारत में थे लेकिन उसका निर्यात जो है वो विदेशों में करते थे। खासकर अपन उदाहरण देखते हैं बंगाल प्रांत में। भारत का ये रहा आपका बंगाल प्रांत, यहां पर बंगाल प्रांत था। बंगाल प्रांत में जूट और पटसन की खेती हुआ करती थी, यहां पर पटसन की खेती हुआ करती थी। आपको कृषि वाला अध्याय याद आ रहा होगा कि जूट फैक्ट्री जो है पहली कलकत्ता में लगाई गई। क्यों लगाई गई? क्योंकि वहां पर पटसन का उत्पादन हो रहा है, जूट का उत्पादन हो रहा है, वहां की जलवायु ऐसी है कि उसका उत्पादन वहीं होता है। और इसी वजह से यहां पहले कपड़ा फैक्ट्री डाली गई थी, वो फेल कर गई थी। तो ये जो जूट था, इस जूट की बनती थी बोरी, और इस बोरी में अनाज भरकर विदेशों को भेजा जाता था। अब भैया भारत में फसल उगा के किसान घर में बैठा है, जब उसकी फसल बिक ही नहीं रही है तो बोरा के खाक खरीदेगा, बारदाना बिकना बंद। अब कच्चे पटसन की कीमतों में क्या हो गया? 60% की गिरावट आ गई, नीचे डाउन हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसान क्या करता है, एक साल की फसल रखी है, दूसरे साल फिर खेती का वातावरण आया, मौसम आया कि हमें खेत जाना है, तो किसान ने फिर से खेत में बीज डाले कि चलो यार इस बार बो दें, बाजार का माहौल सुधरेगा तो फिर से हमको जो आय थी वो हमारी मेंटेन रहेगी। लेकिन ये स्थिति निरंतर बहुत दिनों तक बनी रही, क्योंकि अर्थव्यवस्था में गिरावट की स्थिति बहुत लंबे समय तक बनी रहती, उसी को तो मंदी कहते हैं। तो कृषि अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आ गया। अब क्या हुआ कि काश्तकारों ने अच्छे दिन की उम्मीदों में बेहतर आमदनी के लिए फिर से उपज बढ़ाने के लिए कर्जे ले लिए। अब उनकी हालत भी उपज का सही मूल्य न मिलने के कारण खराब होने लगी, वे दिनों दिन कर्ज में डूबने लगे। इसी विपत्ति को लेकर बंगाल के कवि ने कहा, तुम चाहे जितनी नगद की उम्मीद कर लो, जितना पटसन उगा लो भैया, और लागत और कर्जे में घिस घिस कर पिस पिस कर निराशा ही मिलेगी तुमको, और तुम सारी पूंजी लगाकर क्या करोगे? फसल खड़ी करोगे और वो बनिया आएगा और औने पौने दाम लेकर चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पूरे काश्तकार पहले से भी ज्यादा कर्ज में डूब गए। अब खर्चे पूरे करने के चक्कर में भाई, अब घर के खर्चे तो वो रोक नहीं सकते, परिवार बड़े हुआ करते थे, तो उनकी जो बचत जमा पूंजी थी वह भी खर्च हो गई, और उसके कारण उनको अपनी जमीनें सूदखोरों के पास गिरवी रखना पड़ी। उनके पास जो जेवर थे वो भी उनके बिक चुके थे, और ये भारत का जो सोना था ये विदेश में अर्थात ब्रिटेन के लिए निर्यात होने लगा।
कि लॉर्ड विलिंगटन कहते हैं कि मुंबई की बंदरगाह से प्रतिदिन लगभग 1600 औंस सोना ब्रिटेन जाने लगा। 1600 औंस का मतलब लगभग 55 से 60 किलो सोना प्रतिदिन इंग्लैंड जाया करता। और इसी कारण तत्कालीन जो अर्थशास्त्री हुआ करते थे जॉन मेनार्ड कीन्स, जिन्होंने महामंदी के बाद इस दुनिया को उबारने में बड़ी भूमिका निभाई थी, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, इन जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था कि भारतीय सोने ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को सुधारने में बड़ा योगदान दिया है। हालांकि इस सोने के निर्यात से ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधरी, पूरी दुनिया की आर्थिक दशा सुधरी, लेकिन भारत के किसानों की दशा में कोई लाभ नहीं हुआ। यानी भारत में 1931 में मंदी अपने चरम पर थी। ध्यान रखिएगा, मंदी 1929 में शुरू हुई कहां? अमेरिका, यूरोप में, लेकिन भारत में मंदी का चरम यानी उसका कहते हैं पीक कब आया? 1931 में आया। और ग्रामीण भारत उस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये जो मंदी थी ये शहरी भारत के लिए दुखदायी नहीं थी। उसका कारण मैंने आपको बता चुका हूं कि वहां आय के निश्चित साधन थे। इसके अलावा जो बड़े जमींदार थे, जागीरदार थे, उनको भी जमीनों से निश्चित किराया मिलता था, भाड़ा मिलता रहता था। उनको किसानों की दुर्दशा से कोई मतलब नहीं था, उनको तो किराया चाहिए, मतलब चाहिए। तो इन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ, असर हुआ किसानों पर। अब जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो ये जो राष्ट्रवादी खेमा था, इसने सरकार से मांग की कि भारत आने वाले जो विदेशी उत्पाद हैं, जो तैयार माल है, उस पर आप सीमा शुल्क लगाओ, उस प्रोडक्ट पर आप सीमा शुल्क लगाओ। और इसकी वजह से औद्योगिक क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट तेज हुआ। भारत में महामंदी का सबसे बुरा असर किसानों पर हुआ, जबकि शहरों में रहने वाले वेतनभोगी लोग जो है उससे बचे रहे, बड़े जमींदार उससे बचे रहे। और उद्योगपतियों ने सिविल नाफरमानी आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, चूंकि इस आंदोलन से बड़े बड़े उद्योगपति भी जुड़े थे। आप लोगों ने देखा होगा उस पाठ को पढ़ते समय, भारत में राष्ट्रवाद, उसको भी आप देखिएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो उसमें बताया गया है कि किस तरह से पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जीडी बिरला, इन लोगों ने एक संगठन बनाया और संगठन बना करके उन्होंने डिमांड की कि इंग्लैंड के रुपए और भारतीय रुपए की जो विनिमय दर है उसको सुधारा जाए, और साथ में ब्रिटेन से या दुनिया भर से आने वाले जो तैयार माल है, जो रेडीमेड माल है, उस पर सीमा शुल्क लगाएं, उस पर आयात शुल्क लगाएं, जिससे भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिले। और इसकी वजह से भारतीय उद्योग में निवेश का माहौल तैयार हुआ और भारत का उद्योग फलने फूलने लगा और भारत का उद्योग धीरे धीरे करके प्रगति करने लगा। ये प्रगति कैसे करता है इसको पढ़ेंगे हम इसी इतिहास की किताब के अगले अध्याय औद्योगिकरण के युग में। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से भूमंडलीकरण की प्रक्रिया चली आ रही है। 1914 में विश्व युद्ध का बैरियर लगता है, विश्व युद्ध समाप्त होता है, अमेरिका पावर आता है। अमेरिका की पांचों उंगली घी में और सर कढ़ाई में होता है, लेकिन कढ़ाई का तेल इतना गर्म होता है कि अमेरिका खुद ही जल जाता है उसमें, और उसका असर पूरी दुनिया पे होता है। भारत पर भी उसका असर होता है। और ये सारी चीजें आपने देखी। अब बारी है आपकी। स्क्रीन पर ये जो आपको पीछे प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको ये समझ आ सके, आप खुद को परख सको। ये आपका कोई मूल्यांकन नहीं है, ये सिर्फ आप अपने आप को परख सको कि इस कंटेंट को देखने और जानने के बाद आपकी समझ कितनी विकसित हुई है, उसको आप जानने की कोशिश करें, इन प्रश्नों को हल करें। मैं चलता हूं अगली तैयारी की ओर कि चूंकि अब एक और युद्ध होना बाकी है, द्वितीय विश्व युद्ध आएगा, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया कैसे फिर पटरी पे आती है, इन सारी चीजों को तैयार करने के लिए, नया कंटेंट बनाने के लिए मैं होता हूं रवाना। आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। मुझे इजाजत दीजिए, और हां, समझ गया ना, सब्सक्राइब करते रहो, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।